हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ये हमारी MHI 104 की पार्ट 3 वीडियो है, जहाँ पे जिस तरीके से मैंने पार्ट 1 एंड 2 में आपको कुछ क्वेश्चंस को करवाया था, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इधर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप अपने MHI 104 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स या गेस्ट पेपर्स को परचेज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आप अपने ऑल 6 सब्जेक्ट्स का जो मटेरियल है एक साथ परचेज करोगे तो आपको टोटल पेमेंट में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मैं यूट्यूब पे करवाती हूँ वो वाले PDF अगर आपको चाहिए तो उसके साथ आपको वो भी एड ऑन मिल जाएंगे। ठीक है, तो MHI 101 से लेकर 107 तक सारे एग्जाम की प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल का लिंक मिलेगा, जहां पे हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है मैं वो अपलोड कर रही हूँ, बट जो मेरी लाइव क्लासेस है वो मेरे दूसरे चैनल स्कॉलरली माइंड्स लाइव पे होती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, तो जब तक के लिए आप इग्नू के स्टूडेंट हो, जब तक के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करने से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि फ्यूचर के जो भी अपडेट्स होंगे इग्नू से रिलेटेड वो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। और अपने मटेरियल के लिए असाइनमेंट की क्वायरीज हो, गेस्ट पेपर्स की क्वायरीज हो, उन सब के लिए आप ये वाला नंबर सेव कर सकते हो अपने डिवाइस में इग्नू की हेल्प के नाम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। 6 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पांड्यास से रिलेटेड है कि जो आपका पांड्यास का जब शासन चल रहा था तो उस समय प्रशासन की प्रकृति किस तरीके की थी ओवरऑल, यानी कि पांड्यास के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके का था, उस पे हम बात करेंगे। सो एज वी ऑल नो, जो पांड्यास हैं दे वर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ द साउथ इंडिया। ये क्या थे? प्राचीन जो आपका राजवंश है और बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश था दक्षिण भारत का। आज के समय में ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहां पे ये रूल किया करते थे। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वेल ऑर्गेनाइज्ड था और एक क्रूशियल जो रोल है ये प्ले करते थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन देना है कि पांड्यास कौन थे, कहाँ पे रूल करते थे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन वेल ऑर्गेनाइज था, जहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करता था इनका एडमिनिस्ट्रेशन इनके राज्य में स्थिरता बना के रखने के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए और इनके सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। फिर इसका बैकग्राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पे पांड्या किंगडम है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो पांड्या जो राज्य है वो दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा और अपने समृद्ध व्यापार, कृषि तथा समुद्री गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी जो कैपिटल थी वो मदुरई थी, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, तो पांड्या जो रीजन है इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी दोस्तों? मदुरई थी, जो कि अपने रीजन के लिए फेमस थी, अपने जो उनका इंपॉर्टेंस था पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर के रूप में फेमस थी, अपने ज्योग्राफी के लिए फेमस था। यहाँ पे ट्रेड होता था, एग्रीकल्चर होता था और वेरियस मैरीटाइम एक्टिविटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आप इनके एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर बताओगे। नेचर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सिस्टम है वो मोनार्कियल था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे राजतंत्र होता था और जो किंग है वो सुप्रीम अथॉरिटी था पॉलिटिकल, मिलिट्री, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जो राजा है उनके पास ज्यादा पावर होती थी और वो जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। कहाँ पे? पूरे राज्य के अंदर पॉलिटिकल, मिलिट्री, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव हर तरीके के मैटर में उनका एक अच्छा रोल होता था। तो किंग का जो कंट्रोल है, ओवरऑल जो कंट्रोल है किंग यहाँ पे मैनेज करते थे और लोकल बॉडीज को भी कुछ कंसिडरेबल ऑटोनॉमी मिली हुई थी। ये जो कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो,
कि राजा के पास भी है सत्ता, साथ ही साथ जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास भी पावर्स हैं। तो इस तरीके से जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, राजा दूर दराज के इलाकों तक एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं। तो पहली चीज आप लोग समझ गए कैसा नेचर था। पहला जो व्यवस्था थी यहाँ की राजतंत्रीय व्यवस्था थी, मोनार्की पे बेस्ड था, ठीक है, और सुप्रीम अथॉरिटी किंग के पास होती थी। ये हो गया हमारा मोनार्कियल सिस्टम। जो किंग है ओवरऑल कंट्रोल एक्सरसाइज करता था, जो लोकल बॉडीज थी वो भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑटोनमी, ठीक है, स्थानीय संस्थाओं को भी पर्याप्त स्वायत्ता प्राप्त थी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इंश्योर करता था एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस व्यवस्था ने प्रशासन को और भी ज्यादा प्रभावी बना दिया था। फिर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, तो जो किंग थे उसको उनके मिनिस्टर्स से असिस्टेंस प्रोवाइड होता था। गवर्नेंस में हाई ऑफिशियल्स होते थे, वो एडवाइस करते थे रूलर्स को ऑन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड डिफेंस, ठीक है। तो जो किंग होते थे वो क्या करते थे, रूलर्स को दोस्तों एडवाइस करते थे वेरियस मैटर्स पे, ठीक है, चाहे वो मुद्दा आपका एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हो, फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, डिफेंस से जुड़ा हुआ हो, इन सारे मुद्दे पे राजा परामर्श देते थे। जो किंगडम है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे, लोकल ऑफिसर्स हुआ करते थे जो रिवेन्यू कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन इन सब का काम करते थे। ग्राम का जो प्रशासन है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हमें पांड्या सिस्टम में देखने के लिए मिलता है, यानी कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहा जाता है। विलेज की जो असेंबलीज थी वो लोकल अफेयर्स को मैनेज करती थी, इरिगेशन, टैक्सेशन, पब्लिक वर्क, इन सारी चीजों का जो मैनेजमेंट है वो किया करते थे। फिर आता है आपका राजस्व का प्रशासन, तो भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। तो यानी कि जो मेजर पैसा है वो भूमि से आ रहा है, भूमि से मिलने वाला जो रिवेन्यू है उससे आ रहा है। उसके अलावा टैक्स, ट्रेड से, इंडस्ट्रीज से भी कलेक्ट किया जाता था। तो हर एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना है। पहले आप मोनार्कियल सिस्टम को डिस्क्राइब करोगे, राजा के बारे में, लोकल ऑटोनॉमी कितनी थी, फिर मिनिस्टर्स के बारे में आप बताओगे, प्रांतों में शासन कैसे वो चला रहे थे, क्या गांव में कोई प्रशासन था, उस पर चर्चा करोगे। फिर अब भाई कोई भी आपका किंगडम है तो वहां रिवेन्यू तो आता ही होगा, तो पैसा कहाँ से आ रहा था, राजस्व कहाँ से आ रहा था। जो किंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में था। ग्राम स्तर पर स्थानीय सभाएं हुआ करती थी, आर्थिक विवादों का निपटारा, अधिकारी जो है यहाँ पे विवादों का निपटारा करते थे। न्याय सामान्यतः परंपराओं, रीति रिवाजों और राजकीय कानूनों पर आधारित होता था। तो जो पांड्याज हैं उन्होंने गाइस ओवरऑल स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन कर रखी थी, जिसमें इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, नेवल फोर्सेस। तो फिर आपने उस किंगडम की मिलिट्री के बारे में बताना है। मैरीटाइम और ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप बता सकते हो कि जो पांड्या किंगडम थे उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, रोमन वर्ल्ड इन सब के साथ ट्रेड को एनकरेज किया। पोर्ट और ट्रेड सेंटर्स को एफिशिएंटली ये मैनेज करते थे। नाउ ओवरऑल क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। पहला कि जो इनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग था, जो विलेज असेंबलीज है वो गवर्नेंस में एक एक्टिव रोल प्ले करती थी। स्पेशल अटेंशन इरिगेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कि कृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ग्राम सभाएं प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाया करती थी। डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड भी था जिसने इस रीजन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में योगदान दिया, ठीक है। तो आंतरिक और विदेशी व्यापार ने आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अधिकारियों का सुव्यवस्थित जो तंत्र है वो पूरे राज्य में प्रशासन को प्रभावी बनाता था। तो हम क्या देखते हैं कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों का एक सुव्यवस्थित तंत्र हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो जो पांड्याज हैं उन्होंने लिटरेचर, रिलीजन, एजुकेशन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन सबको भी सपोर्ट किया था। तो ओवरऑल काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा, क्योंकि उस समय जिस समय इनका शासन था तो एक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होने की वजह से पीस एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाया। आर्थिक समृद्धि इस रीजन में हमें देखने के लिए मिलती है। इनके अधीन कृषि और व्यापार का व्यापक विकास हुआ था।
विलेज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया, कल्चरल एडवांसमेंट हम यहाँ पर देखते हैं, तो तमिल कल्चर, लिटरेचर, इस सब का डेवलपमेंट होता है। एट द फाइनल कंक्लूजन जो भी हमने पढ़ा है उसको इन शॉर्ट हम डिस्क्राइब कर देंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ओवरऑल कैसा था दोस्तों, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, स्ट्रॉन्ग मोनार्की थी, एफिशिएंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, रिवेन्यू कलेक्शन इफेक्टिव था, ठीक है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कल्चरल जो डेवलपमेंट है इस सब में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि युद्ध की आवश्यकताओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य विकास को कैसे प्राथमिकता दी। तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो पहले तो चीजें पीसफुल रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें युद्ध भी करने पड़ते हैं, और इन युद्धों से निपटने के लिए इम्पॉर्टेंट था कि वो अपने मिलिट्री का डेवलपमेंट करें। ठीक है, सो द टर्म एक्सिजेंसीज ऑफ वॉर, इसका मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द अर्जेंट डिमांड एंड चैलेंजेस created by military conflicts that require immediate action and preparation। तो अर्जेंटली जब चैलेंजेस आ जाते हैं तो युद्ध की आवश्यकताओं से तात्पर्य उन तत्कालीन चुनौतियों और जरूरतों से है जो सैन्य संघर्षों के दौरान उत्पन्न होते हैं, जिनके लिए तत्काल तैयारी एवं कार्यवाही आवश्यक होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में हमें फ्रीक्वेंट वॉर्स देखने के लिए मिलती हैं, पॉलिटिकल राइवलरीज देखने के लिए मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मिलिट्री जो डेवलपमेंट है वो असेंशियल हो जाता है सर्वाइवल के लिए और एक्सपेंशन के लिए। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया एज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इंडिया में कैसे आई थी, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आई थी, लेकिन 18th सेंचुरी में ये कॉन्फ्लिक्ट में अड़ गई इंडियन रूलर्स के साथ, अपने यूरोपियन राइवल्स के साथ और कुछ रीजनल पावर्स के साथ। इसे थोड़े थोड़े जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो कंपनी है उसने अपनी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्यादा मजबूत बनाया था। समझ रहे हो कि क्या कारण थे, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत आती है तो वो आती है एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, बट 18th सेंचुरी में वो इंडियन रूलर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में अड़ जाते हैं और यूरोपियन राइवल्स वगैरह के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो राइवलरी जो है उसका यूरोपियन पावर्स ने, केवल एक इंग्लैंड ही नहीं था जो भारत में आया था और भारत में व्यापार करना चाहता था, उस समय फ्रेंच, डच भी थे, जो कंपनीज थी वो भी भारत आना चाहती थी और यहाँ पे व्यापार करना चाहती थी, जिसकी वजह से इन लोगों का आपस में ही कंपटीशन था। तो इस कंपटीशन से निपटने के लिए इंपॉर्टेंट था कि ये मिलिट्री स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखें। ठीक है, सो द कंपनी फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम द फ्रेंच, डच एंड अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अपने हितों की रक्षा के लिए इनके लिए फिर सैन्य शक्ति आवश्यक हो जाती है। फिर इनका इंडियन स्टेट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो वॉर पावरफुल स्टेट्स के खिलाफ, जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा, इन सब के खिलाफ इनकी वॉर हो जाती है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इधर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड जो आर्मी है वो आए यहाँ पे। तो कंपनी को जरूरत थी मिलिट्री फोर्सेस की, ताकि ट्रेड रूट्स को सेफगार्ड किया जा सके, फैक्ट्रीज को जो भी इन्होंने एक्वायर्ड की है टेरिटरीज वहां पे सुरक्षा के लिए भी चाहिए मिलिट्री। तो काफी सारे रीजन थे, एक तो यूरोपियन पावर वाला रीजन हो गया कि अमंग द यूरोपियन पावर्स उनके आपस में ही जो झगड़े हैं, फिर इंडियन स्टेट्स के साथ झगड़े, फिर अपने ट्रेड को और टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना, और क्योंकि अब कंपनी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तो मिलिट्री उसके एक टूल की तरह बन जाती है उसके टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट के लिए। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रभाव बढ़ा, सैन्य शक्ति क्षेत्रीय विजय का प्रमुख साधन बन जाती है। इसने कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलिट्री डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो एक स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट करते हैं। तो द कंपनी एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स एंड इंडियन सोल्जर। तो क्या करना था इसको, एक लार्ज आर्मी बनानी थी जिसके अंदर कौन कौन हो, यूरोपियन ऑफिसर्स हो और इंडियन सोल्जर्स हो, जिससे कि सैन्य तैयारी हमेशा हर समय मिलिट्री रेडीनेस रहे ऑल द टाइम। देन
दूसरा इसको क्या करना था, सिपॉइस की भर्ती करनी थी। So a large number of Indians were recruited into the company's army. These sepoy became the backbone of the military strength. तो हम क्या देखते हैं कि कंपनी की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भारतीय सैनिक खुद ही बन जाते हैं। ठीक है, ये सिपाही सैन्य शक्ति की रीढ़ बन गए। कंपनी ने सेना में बड़ी संख्या में भारतीयों की भर्ती की। द कंपनी इंट्रोड्यूस द यूरोपियन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब इस कंपनी ने क्या करा, जो यूरोपियन मेथड्स थे उन्हें अपनाया, जिससे कि आर्मी और ज्यादा एफिशिएंट हुई उस समय के कंटेम्प्रेरी फोर्सेस से। स्पेशल अटेंशन दिया गया आर्टिलरी और फायर आर्म्स को। सुपीरियर वेपन्स जो है उससे बैटल्स में उनको एडवांटेज मिला। कंपनी ने फोर्ट्स बनाए, कैंटोनमेंट्स बनाए, अपने सप्लाई नेटवर्क्स बनाए, जिससे कि उसका जो मिलिट्री ऑपरेशन है, अभियान जो है मिलिट्री अभियान, वो और ज्यादा प्रभावी बने। नेवल फोर्सेस को डेवलप किया ताकि मैरीटाइम ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जा सके, कोस्टल टेरिटरीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, सीज पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो ये सारा कंट्रोल कंपनी ने धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया, जो कि मिलिट्री डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका आता है। और उसके ऊपर जो हमारा पॉइंट था वो था कि कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से कंपनी को मिलिट्री डेवलपमेंट करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप एग्जाम में आंसर लिख कर आओगे। एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ आप दे सकते हो, फिर मिलिट्री डेवलपमेंट के आप रीजंस बताओगे, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द वेरियस डेवलपमेंट जो कंपनी के द्वारा किए गए थे और कैसे किए गए थे, वो आपने बताना है। एंड फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो ब्रिटिशर्स की शक्ति है अब उसका विस्तार हो जाएगा। सैन्य श्रेष्ठता ने कंपनी को विशाल क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाया। कंपनी की सैन्य शक्ति ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव रखी है। तो इसी कंपनी ने ही कॉलोनियल रूल को इंडिया में एस्टैब्लिश किया, क्योंकि इसने ब्रिटिश पावर को क्या कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया था, इंडियन पावर्स को हरा दिया था। और क्योंकि कंपनी की जो सेना थी वो बहुत ही ज्यादा अनुशासित थी, जैसा कि डिसिप्लिन आर्मी हमें इंडियन में नहीं देखने के लिए मिलती है, और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत ज्यादा था। तो एक शक्तिशाली सेना ने कंपनी को विजित क्षेत्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायता की। फिर इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे, जैसे कि जो मिलिट्री सक्सेस है, रिवेन्यू रिच रीजन्स में, ट्रेड रूट्स में कंपनी का वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको बैटल ऑफ प्लासी आप बता सकते हो, बैटल ऑफ बक्सर का एग्जाम्पल दे सकते हो, एंड एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा वॉर्स भी हुए थे। तो ओवरऑल जो वॉर की एग्जिजेंसीज हैं उन्होंने कंपनी की जो प्रायोरिटीज है ना उनको चेंज कर दिया। अब कंपनी को केवल व्यापार नहीं करना था, अपने मिलिट्री डेवलपमेंट को भी करना था, ताकि वो प्रतिद्वंदता कर सके। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे विजय पाया केवल ट्रेड के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपनी मिलिट्री पावर के माध्यम से भी। फिर हमारा गुप्ता एम्पायर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि क्योंकि सामंतों का उदय हो गया था, तो ये फ्यूडेटरीज जो थे, जो ये सामंत थे, इन्होंने किस तरीके से पूरे यूरोपियन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करने में योगदान दिया। सो फ्यूडेटरीज आपके लोकल चीफ गवर्नर और सबऑर्डिनेट रूलर्स होते हैं, जो किसी एक एम्परर की अथॉरिटी को स्वीकार कर लेते हैं, बट इनके पास खुद की भी ऑटोनॉमी होती है। ठीक है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं और थोड़ा बहुत किसी रूलर की अथॉरिटी को ये स्वीकार कर लेते हैं। सो ड्यूरिंग द लेटर गुप्ता पीरियड जो इन फ्यूडेटरीज की पावर है, उसकी वजह से जो सेंट्रल अथॉरिटी थी एम्पायर की वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो उत्तर गुप्त काल में इन सामंतों की बढ़ती शक्ति ने साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया। जो एम्पायर है वो बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर एंशिएंट इंडिया का, जो फ्लरिश करता है 4th and 6th सेंचुरी में। सो आफ्टर द रीन ऑफ पावरफुल रूलर्स जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, जो एम्पायर है धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाता है। जो मेजर कॉज होता है इस डिक्लाइन का वो ये होता है कि प्रमुख जो सामंत है उनका अब उदय हो चुका है। तो किस वजह से इनका उदय हुआ, क्योंकि इन्हें लैंड ग्रांट्स मिला करते थे, जिसकी वजह से इनके पास जो राजस्व संबंधी अधिकार हैं वो इनको मिल जाते थे। ओवर टाइम जो लोकल गवर्नर और चीफ थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए, इनका रेवेन्यू पे ज्यादा कंट्रोल हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन पे हुआ, मिलिट्री रिसोर्सेज पे हुआ। काफी सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं वो धीरे धीरे हेरिडिटरी बन गए, जिसकी वजह से एम्परर का जो डायरेक्ट कंट्रोल था इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे वो खत्म हो जाता है।
तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो फ्यूडेटरीज हैं गुप्ता पीरियड में ये पावरफुल बन रहे हैं, इनका उदय हो रहा है, इनके पास भूमि भी है, स्थानीय सत्ता भी है इनकी, इनको स्थानीय लोगों का सपोर्ट है, इनके पद भी वंशानुगत हो गए हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। अब इनकी वजह से जो पूरा गुप्ता एम्पायर है उसका विघटन हो जाता है। कैसे? क्योंकि अब ये लोग ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं तो केंद्र की जो सत्ता है वो कमजोर हो जाएगी, ठीक है। और अनेक जो स्थानीय शासक हैं वो सम्राट के आदेशों का पालन करने के बजाय स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि एज द फ्यूडेटरीज गेन्ड पावर द अथॉरिटी ऑफ द गुप्ता एम्परर डिक्लाइंड, many local rulers acted independently rather than obeying the imperial commands। तो imperial commands को तो बिल्कुल भी obey नहीं कर रहे हैं वो, और independently काम कर रहे हैं। फिर जो रेवेन्यू का ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो भूमि अनुदानों के माध्यम से राजस्व अधिकारों के हस्तांतरण से केंद्रीय सरकार की आय अब कम हो गई, जिससे कि एम्परर के पास जो फाइनेंसेस है वो खत्म हो जाते हैं, राजस्व की कमी हो जाती है। फिर कुछ इंडिपेंडेंट अपने आप को किंगडम, अपने खुद के रीजनल किंगडम बसा लेते हैं और गुप्ता एम्पायर से अलग हो जाते हैं, अपने आप को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर जो गुप्ता रूलर्स हैं, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री सपोर्ट के लिए इन फ्यूडेटरीज पे डिपेंड किया करते थे, तो इस वजह से वो सैन्य तौर पे दुर्बल हो जाते हैं। तो गुप्त शासक सैन्य सहायता के लिए सामंतों पर अधिक निर्भर होने लगे। जब ये सामंत असहयोगी या विद्रोही हो गए तो साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई बाद में, क्योंकि ये फ्यूडेटरीज ही उनके लिए डिसलॉयल है, तो अब इनको कहाँ से वो मिलिट्री स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो ऑटोनॉमस फ्यूडेटरीज का जो ग्रोथ हुआ और यूनिफॉर्म जो गवर्नेंस है अब यहाँ पे हमें डिफिकल्ट देखने के लिए मिलता है। पावरफुल जो फ्यूडेटरीज हैं उन्होंने रीजनल आइडेंटिटीज एंड जो इंटरेस्ट हैं उनको बढ़ावा दिया, और जिसकी वजह से खुद का जो एक एम्पायर था गुप्ता एम्पायर, उसकी यूनिटी वीक हो जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो फॉरेन इन्वेजन्स के साथ डील नहीं कर पाते हैं। तो कमजोर केंद्रीय सत्ता बाहरी आक्रमणों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकी, तो कुछ ग्रुप्स ने इन्वेजन किया, हुनों ने, और जिसकी वजह से ओवरऑल गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। तो डिक्लाइन के पीछे केवल ये फ्यूडेटरीज ही नहीं थे, कुछ दूसरे भी कारण थे, जैसे कि हुनों ने इन पे आक्रमण किया, रिपीटेडली ये लोग इन्वेड करते थे, जिसकी वजह से जो गुप्ता एम्पायर है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वीक हो गया था। इनके जो सक्सेसर्स हैं उत्तराधिकारी वीक हो गए, जो रूलर्स थे ग्रेट गुप्ता एम्परर के जैसे नहीं हुए, आगे के उत्तराधिकारी वीक थे, और जो रिवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको इतना नहीं मिल पा रहा था। तो इसके अलावा कुछ और भी कारण थे। सो राइज ऑफ फ्यूडेटरीज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, लैंड ग्रांट्स और इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी, हेरिडिटरी कंट्रोल, इन सबके माध्यम से, जिसने गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बट एक्सटर्नल जो इन्वेजन्स है हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे MHI 104 के पूरे 3 वीडियोस मैंने आपको पूरे इस चैनल पे डाल दिए हैं। अब इसके आगे जो मेरी MHI 104 की मैराथन क्लास आएगी वो आएगी हमारे लाइव चैनल पे। हमारे लाइव चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर आप स्कॉलरली माइंड्स चैनल लाइव चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आते रहें।